नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। हम लोग एक बहुत ही स्पेशल सीरीज़ रन कर रहे हैं। अगर आप सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हो तो ये वाली सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ 101 ग्रामर का रूल, जो कि हमारा फेज़ 1 है। फेज़ 2 में फिर हम कंप्रीहेंशन के सेक्शन में मूव करने वाले हैं और फेज़ 3 में हम वोकैब के सेक्शन में मूव करने वाले हैं। और हमारे इस शेड्यूल के डिज़ाइन के हिसाब से लास्ट फेज़ हमारा प्रैक्टिस का आता है, क्योंकि एसएससी ने अपने मेंस की डेट डिक्लेयर कर दी है, जो कि 25, 26 और 27 अक्टूबर रहने वाली है। ऐसे में जो हमारे शेड्यूल डेट थे उस हिसाब से हम लोग नवंबर में अपनी क्लासेस ख़त्म करते हैं। तो जो ये लास्ट प्रैक्टिस वाला सेशन था ना, उसको अपन डिज़ाइन करने वाले हैं कि मिड में ही आपकी प्रैक्टिस करा दी जाए। जो सेक्शनल टेस्ट इंग्लिश के कराने हैं, प्रैक्टिस के कराने हैं, वो इसी के साथ में ही करा दिया जाए, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जो लोग भी इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो, इस सीरीज़ को बिल्कुल दिल से फॉलो करो और कॉपी पेन लेके फॉलो करो। ये आपके रिवीजन के बहुत काम आएगी, क्योंकि मैं वो रूल डिस्कस कर रहा हूँ जिन रूल से सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, और दूसरा जिन रूल से सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये दो ही वैरायटी के जो है रूल्स कवर हो रहे हैं और उन्हीं की मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। और अगर आप मेंस तक पहुँच गए हैं तो आपको वैसे ही बहुत सारी चीज़ें आती होगी, बस ये एक तरीके से आपके बहुत स्पेशल रिवीजन के काम आएगी। और यही पूरी की पूरी सीरीज़ आप लास्ट मिनट जो है, लास्ट 5 डेज में जो रिवीजन करना होता है, ये नोट्स की तरह भी आपके काम आएगा। अगर आप अगली साल की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे सीएचएसएल हो, तो ऐसे केस में आप सब बच्चों को ये सीरीज़ बहुत मदद करेगी। अल्टीमेटली जाके आपको यही नोट्स बनाने होते हैं जो एग्ज़ाम के दिनों में आपके रिवीजन के काम आते हैं। तो चलो इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 04 है। लेक्चर नंबर 01, 02 और 03 ऑलरेडी डिलीवर कर दिया गया है। प्लेलिस्ट से जाके उन तीनों लेक्चर को देख लीजिएगा। और अब तक हम लोग 15 रूल कवर कर रख गए हैं। 101 रूल कवर करते करते आप देखोगे कि आपका मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन जो एग्जाम में कवर होता है वो सारा का सारा कवर हो जाएगा 1 बाय 1। तो आज हम लोग चलेंगे 16 से लेकर 20 रूल के आसपास तक है। टोटल 25 क्वेश्चन होंगे आज के दिन में, लेकिन ये बहुत काम आएंगे। ये लेक्चर नंबर हमारा 04 है और रूल नंबर 16 है। ये जो उठाया गया है, ये सबसे कंफ्यूज करने वाला जो सेक्शन होता है वो उठाया गया है। एग्जेक्टिव और एडवर्ब से कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं आपको। तो आज की क्लास में पहले रूल में हम यही कवर करेंगे। और स्पेशली हम लोग ना एक ऐसा सेक्शन कवर करने वाले आज के समय में, जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो ना तो यार रूल दिखाई नहीं देते कि कहाँ से एरर आ गया है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, सी डज़ हर वर्क एज गुड एज सी इज़ ए ट्रेंड नर्स। वो अपना काम इतने अच्छे से करती है जितना कि एक ट्रेंड नर्स करती है। अब जैसे ही सेंटेंस को पढ़ोगे आपको ऐसे लगेगा कि इसमें तो सब कुछ ठीक है, इसमें तो सब कुछ ठीक है, फिर क्या एरर है, इसमें क्या एरर है। सी डज़ हर वर्क एज गुड एज सी इज़ ए ट्रेंड नर्स। वो अपना काम करती है, ऐसे करती है जैसे कि वो ट्रेंड नर्स है। ठीक है, जैसे कि वो ट्रेंड नर्स है। इस सेंटेंस को पढ़ते वक्त अपने को कहीं एरर नहीं नज़र आएगा, लेकिन अब रूल देखिएगा, रूल को अच्छे से समझिएगा। जब हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ते वक्त आपको वर्ब में एक बात सिखाई जाती है। एक होता है हमारा लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब जो होती है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, ये एक्शन वर्ब नहीं होती है। ये डूअर की अवस्था प्रेजेंट करती है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बोलूँ, आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ, तो ये मेरी अवस्था, ये स्टेट है, ये मेरी अवस्था है। तो यहाँ पे जो एम होता है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये एक्चुअली यहाँ पे क्या है, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब है। जैसे मैं बोलूँ यू आर ए स्टूडेंट, तुम स्टूडेंट हो, ये तुम्हारी अभी करंट अवस्था है कि इस वक्त स्टूडेंट हो, कल को नहीं हो सकते, इसके पहले नहीं थे। तो लिंकिंग वर्ब वो वर्ब्स होती है जो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, और एक्शन वर्ब वो वर्ब होती है जो डूअर के एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। एक्शन वर्ब ये क्या करती है, डूअर के एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। इन जनरल आप देखोगे तो ज़्यादातर जो वर्ब्स हम पढ़ते हैं वो वर्ब्स हमारी क्या होती है, एक्शन वर्ब होती है। और 90% जो इर्द गिर्द हमारे आमने सामने दिखाई देता है वो हम एक्शन वर्ब के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। लिंकिंग वर्ब कुछ आपको याद करना पड़ेगा और इससे रिलेटेड कुछ रूल है। लिंकिंग वर्ब एक बात ये कहता है कि ये अपने बाद एग्जेक्टिव लेता है, ये अपने बाद एग्जेक्टिव लेता है, और जो एक्शन वर्ब होता है वो अपने बाद जो लेता है वो लेता है एडवर्ब। वो क्या लेता है, अपने बाद एडवर्ब लेता है। इसके पीछे का लॉजिक समझना चाहोगे तो लॉजिक ये है कि ये जो यहाँ पे हम लिंकिंग वर्ब के बाद बताते हैं तो ये हम सब्जेक्ट की अवस्था बताते हैं। क्या बताते हैं, सब्जेक्ट का स्टेट बताते हैं। और सब्जेक्ट हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है, और नाउन और प्रोनाउन के विषय में एडिशनल जो जानकारी देता है वो क्या होता है, वो एग्जेक्टिव बोला जाता है। नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं, एग्जेक्टिव बोलते हैं। जैसे हम बोले ना आई एम गुड, आई एम
गुड, मैं अच्छा हूँ, ये मेरी अवस्था है, ये मेरी अवस्था है। अगर मैं बोलूँ आई एम वेल, आई एम वेल, इन दोनों सेंटेंस में क्या सही है? गुड जो है ये आपका एग्जेक्टिव होता है और वेल जो होता है ये आपका एडवर्ब होता है। आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ, तो आपको एक बात समझना है कि अगर हम इन्फॉर्मेशन अगर नाउन के विषय में दे रहे हैं, उसकी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमको एक बात ध्यान रखनी होती है कि हम नाउन प्रोनाउन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एडजेक्टिव से, ना कि रिप्रेजेंट करते हैं एडवर्ब से। तो जो लिंकिंग वर्ब होती है वो आपके सब्जेक्ट की अवस्था को रिप्रेजेंट करती है और वो सब्जेक्ट के विषय में इन्फॉर्मेशन भी बताती है। तो इसके बाद वाला जो सेक्शन होता है उसे कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ये लिंकिंग वर्ब के चैप्टर में आपको अच्छे से पढ़ाया गया होगा अगर आपने पढ़ाई से सही से। तो ये रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। यहाँ पे गुड का यूज करना सही है, यहाँ पे वेल का यूज करना बिल्कुल सही नहीं है। इसी तरीके से जो हमारी एक्शन वर्ब होती है उसको मॉडिफाई करने वाले शब्द को हम एडवर्ब बोलते हैं। इस चीज़ को लेके आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जाता है। पहले मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको इसे समझाना चाहूँगा, देन उसके बाद इधर पे मूव करूँगा। और लिंकिंग वर्ब बहुत कम होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैं कुछ पहले लिंकिंग वर्ब आपको वो दिलाता हूँ। जो बी फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, जब ये मेन वर्ब की तरह काम करता है सेंटेंस के अंदर, जब ये मेन वर्ब की तरह काम करता है तब ये लिंकिंग वर्ब होता है। पहचानोगे कैसे? पहले तो बी समझ लो क्या होता है। इज होता है, आर होता है, ये शॉर्ट फॉर्म है। बी जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब हम इज की बात कर रहे हैं, आर की बात कर रहे हैं, एम की बात कर रहे हैं और साथ में वॉज की बात कर रहे हैं और वर की बात कर रहे हैं। कैसे पता चलेगा ये मेन वर्ब है? अगर ये मेन वर्ब होता है तो इसके बाद कोई दूसरा मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं आता, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है। ये अपने आप में ऐसे ही रहते हैं। जैसे मैंने बोला आई एम ए डॉक्टर, ठीक है ना, आई एम गुड, तो एम के बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं आया, उसका आईएनजी फॉर्म नहीं आया, उसका V3 फॉर्म नहीं आया है। समझ में आई बात? तो ऐसे में इज, आर, एम, वॉज, वर ये बी है। इसके अलावा बीकम, बीकम, गेट, ग्रो जैसे शब्द आपके क्या होते हैं? लिंकिंग वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा वर्ब ऑफ सेंसेशन एक श्रेणी बनाई जाती है जो भी आपको कई सारे चैप्टर में रटवाया जाता है। जैसे मैं बोलूँ, लिख लो चाहे तो, लुक, फील, स्मेल, अपीयर, ये सारे क्या हैं? ये आपके वर्ब ऑफ सेंसेशन है जिससे हमें किसी चीज़ की सेंस मिलती है। ये भी क्या करते हैं? स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी बात अगर मैं बोलूँ, इनके अलावा लिंकिंग वर्ब की कैटेगरी जो आपको याद रखना पड़ेगा, एक जैसे लिव हो गया, रिमेन हो गया, लव हो गया, नो हो गया, किसी को जानना हो गया, ये सारी लिंकिंग वर्ब की कैटेगरी में आती है। तो ध्यान रखना कि इन वर्ब्स के बाद जब ये इस्तेमाल होते हैं तो हमको एग्जेक्टिव का इस्तेमाल करना होता है, एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं करना होता है। ये जो रूल बताया जा रहा है, ये रूल तभी वैलिड होता है जब वर्ब के बाद आपको एग्जेक्टिव लगाना हो या एडवर्ब लगाना हो, वो अगर देखना हो तो। जैसे इस केस में हमने लिखा आई एम ए टीचर, तो यहाँ टीचर एग्जेक्टिव नहीं है, टीचर तो नाउन है। तो अगर लिंकिंग वर्ब का चैप्टर सही से पढ़ोगे तो उसमें बताया जाएगा आपको, और बताया गया भी होगा अगर आपने पढ़ा है, कि जब हम लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ हम नाउन, प्रोनाउन या एग्जेक्टिव रखते हैं। ये रूल सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है कि अगर हमको एडवर्ब या एग्जेक्टिव में चुनाव करना हो कि क्या रखना है तो कैसे चुनाव करते हैं। लिंकिंग वर्ब के बाद हम क्या करते हैं? हम एग्जेक्टिव रखते हैं, और एक्शन वर्ब के बाद हम क्या रखते हैं? अगर मॉडिफायर रखना हो तो हम एडवर्ब रखते हैं। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल, इसे समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। द मैन सैंग स्वीट, आदमी ने गाना गाया। सैंग क्या है? ये एक्शन है, आदमी का एक एक्शन है, गाना गा रहा है। तो जब अगर वर्ब एक्शन वर्ब होता है तो उसके बाद हम क्या रखते हैं? एग्जेक्टिव रखते हैं कि एडवर्ब रखते हैं? हम एडवर्ब रखते हैं एक्शन वर्ब के बाद। स्वीट क्या है हमारा? एग्जेक्टिव है, और इसके अंदर एल वाई जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। तो एक्शन वर्ब के बाद हम क्या काम करते हैं? एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ना कि एग्जेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से द फ्लावर स्मेल्ड स्वीटली, अब जो स्मेल शब्द है ये हमारा लिंकिंग वर्ब की कैटेगरी में आता है। अगर ये लिंकिंग वर्ब की कैटेगरी में आता है तो यहाँ जो एडवर्ब इस्तेमाल है इसको क्या करना पड़ेगा? इसको हटा के आपको एग्जेक्टिव डालना पड़ेगा। दोनों रूल समझ में आया? ये जो यहाँ पे जो सैंग था ये एक्शन वर्ब था, इसके बाद अपने को एडवर्ब लगाना पड़ेगा। ये स्मेल अपना लिंकिंग वर्ब था, लिंकिंग वर्ब के बाद अपने को क्या लगाना पड़ेगा? लिंकिंग वर्ब के बाद अपने को एग्जेक्टिव इस्तेमाल करना पड़ेगा। कुछ और एग्जांपल है, दिस मशीन लुक्स वेल, दिस मशीन लुक्स वेल, लुक क्या है? लुक के बाद वेल इस्तेमाल किया गया है। लुक हमारा लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद अपन ने क्या इस्तेमाल किया है? वेल। बट इट डज नॉट वर्क गुड, दिस मशीन लुक्स वेल बट इट डज नॉट वर्क गुड, लेकिन ये अच्छे से काम नहीं करता है। अब यहाँ पे इस बात को ध्यान से इसको कैपिटल कर लेना, दिस मशीन लुक्स वेल, यह मशीन अच्छी दिखाई देती है। अगर अच्छी दिखाई देती है तो वेल का इस्तेमाल यहाँ पे सही है। दिस मशीन लुक्स वेल नहीं, दिस मशीन लुक्स गुड, बट इट डज नॉट वर्क। अब यहाँ पे वर्क क्या है? एक्शन वर्ब है,
और अगर ये एक्शन है तो यहाँ पे गुड की जगह आपको वेल नहीं यूज करना चाहिए, वेल यूज करना चाहिए। इस सेंटेंस में दोनों चीज़ को बदल दिया गया है, वेल की जगह गुड, गुड की जगह वेल इस्तेमाल कर लिया गया है। अब बात को समझना है, लुक क्या है, हमारा लिंकिंग वर्ब की कैटेगरी में आता है। अगर लिंकिंग वर्ब है तो यहाँ क्या चाहिए हमें, एग्जेक्टिव। और अगर एग्जेक्टिव की बात करें तो गुड और वेल दोनों का मतलब अच्छा होता है। गुड एग्जेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, वेल आपका एडवर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। जैसे ही आगे पढ़ेंगे, इट डज नॉट वर्क गुड, इट डज नॉट वर्क गुड, वर्क हमारा एक्शन वर्ब होता है कि अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो हम गुड यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, वेल लगाएंगे। इसी तरीके से एग्जांपल देखना, द सन अपीयर्ड ब्राइटली, यहाँ पे अपीयर्ड लिखा है, अपीयर आपका लिंकिंग वर्ब की कैटेगरी में आता है। द सन अपीयर्ड ब्राइटली, तो जब ये लिंकिंग वर्ब है तो ब्राइट हमारा एग्जेक्टिव होता है, ब्राइटली हमारा एडवर्ब होता है। यहाँ पे आपको एग्जेक्टिव चाहिए, लिंकिंग वर्ब के बाद अपन एग्जेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। द सन शोन ब्राइट, अब शोन हमारा एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब के बाद हमें एडवर्ब चाहिए होता है, तो यहाँ हमको ब्राइटली करने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात मेरी समझ में आ गई होगी कि हम लिंकिंग वर्ब के बाद एग्जेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं और एक्शन वर्ब के बाद हम एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो बहुत सारे एक्शन वर्ब है तो सारे एक्शन वर्ब तो याद नहीं कर सकते हो, लेकिन लिंकिंग वर्ब बहुत छोटी सी कैटेगरी में आता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो। जितने मैंने आपके बोर्ड पे लिखा दिए हैं, अगर यही याद कर लोगे तो अपने आप में सफिशिएंट है। अब अगर मैं इसमें बात करूँ, सी डज हर वर्क, सी डज हर वर्क एज गुड एज सी इज ए ट्रेंड नर्स। सी डज हर वर्क, वो अपना काम करती है। तो डज क्या है, काम करना, मतलब एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ध्यान से देखना, सी डज हर वर्क, वो अपना काम कैसे करती है, एज गुड एज, एज गुड एज लिखा हुआ है तो आपको नहीं लगता है एज वेल एज सी इज ए ट्रेंड नर्स। एक्शन वर्ब को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एग्जेक्टिव का इस्तेमाल नहीं करते हैं, एक्शन वर्ब को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो डज यहाँ पे मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल है, ये काम करने की बात हो रही है। सी डज हर वर्क, वो अपना काम करती है, कैसे काम करती है, वो अपना काम जो है बहुत अच्छी तरीके से करती है। तो यहाँ गुड का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वेल का इस्तेमाल होना चाहिए। ये बहुत अच्छा, बहुत शानदार रूल था जो एग्जेक्टिव एडवर्ब से रिलेटेड था, जो लिंकिंग वर्ब चैप्टर से रिलेटेड था, और मैं उम्मीद करता हूँ मैं इस बात को समझा पाया हूँगा। और ये छोटी सी चीज़ें लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब का, वो ध्यान रख लीजिएगा कि लिंकिंग वर्ब के साथ हम एग्जेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं और एक्शन वर्ब के साथ हम एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि जो अपन सीरीज़ रन कर रहे हैं इसमें समझ में तो सभी को आ जाएगा, लेकिन बेसिक्स अगर पहले से थोड़ी अच्छी है तो ये लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। मैंने सारे क्वेश्चन ऐसे ही लिए हैं ताकि आपको जो है मदद मिल पाए, ज़्यादा अच्छे से मदद मिल पाए। एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसको मैं अलग स्पेशल लेके आया हूँ, आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है इफेक्ट और अफेक्ट को लेके। ये वर्ब चैप्टर में कई बार आपको पढ़ाया भी जाता है। अगर मेरे से पूछोगे कि इससे रिलेटेड कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो मोर देन 50 टाइम्स ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर 50 बार से ज़्यादा पूछा गया है तो आपको नहीं लगता कि इसको अलग से आपको पढ़ के समझ लेना चाहिए। देखो, इसमें एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है, रट्टा मार के रखना है। अफेक्ट का मतलब क्या होता है, अफेक्ट का मतलब प्रभाव होता है, इफेक्ट का मतलब प्रभावित करना होता है। लेकिन इसको सिंपल तरीके से याद रखने का मतलब है, सेंटेंस में इसको वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं और इफेक्ट को नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बस आपको ये पहचानना है कि ये वर्ब की जगह है या नाउन की जगह। नाउन की जगह है तो इफेक्ट इस्तेमाल करेंगे, और अगर वर्ब की जगह है तो अफेक्ट इस्तेमाल करेंगे। इतना ही लॉजिक याद रखना है। कई बार हम टीचर्स पढ़ाते वक्त एक चीज़ और पढ़ा देते हैं, एक चीज़ ये पढ़ा देते हैं कि ये भी वर्ब की तरह काम करता है, इफेक्ट नाउन और वर्ब दोनों की तरह काम करता है। लेकिन इफेक्ट का जो वर्ब वाला साइड है ना, इसका मतलब होता है जो है प्रभावित करना, लेकिन वो कभी भी एग्जाम में आता नहीं। तो आप ना ऐसे आंख बंद करके इसको इग्नोर कर लो, और एक चीज़ सिर्फ जो मेरे हिसाब से है जो याद कर लो, जो एग्जाम में मिलेगा, जब भी क्वेश्चन आता है वो यही आता है, पहचानना होता है ये वर्ब है और ये नाउन है। तो आपको समझ लेना है किसके प्लेस पे रखा गया है, वो वर्ब की प्लेस पे रखा गया है, नाउन के प्लेस पे रखा गया है। ये मल्टीपल एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल के माध्यम से मैं इसे अभी क्लियर कर दूंगा। जैसे ये एग्जाम का क्वेश्चन है, एवरीबडी इज वेटिंग टू सी वेदर द न्यू रिलेशनशिप हैज़ इफेक्टेड सम चेंजेस इन द पार्टी। अब हैज के बाद इफेक्टेड लगाया हुआ है, हैज के बाद इफेक्टेड लगाया है। जो मैंने रूल अगर आपको अभी समझाया, वो रूल अगर क्लिक हुआ होगा तो आप बोलोगे सर इफेक्टेड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अफेक्टेड लिखेंगे, क्योंकि ये वर्ब की जगह है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की गई है। बिल्कुल सही सोच रहे हो और बिल्कुल सही समझ भी रहे हो। अब नीचे के एग्जाम्पल देख लो जरा चीज़ों को क्लियर करते वक्त। करप्शन हैज ट्रेमेंडस, करप्शन हैज ट्रेमेंडस, इफेक्ट होगा या अफेक्ट। करप्शन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब ये आपका वर्ब तो ये आ गया, अब वर्ब के बाद ये अपना ऑब्जेक्ट ढूंढ रहा है। ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, नाउन या प्रोनाउन होता है। नाउन या प्रोनाउन होता है तो आप इसको हटा दो, अफेक्ट को क्या डालोगे, इफेक्ट। करप्शन हैज ट्रेमेंडस इफेक्ट, और ये वैसे भी एग्जेक्टिव है। अगर एग्जेक्टिव है तो अपने बाद नाउन लेगा, अगर नाउन का प्लेस चाहिए तो अफेक्ट नहीं लेते, इफेक्ट लेते हैं। नाउन की जगह तो अफेक्ट डालना ही नहीं है। वर्ब में एक बार भले कंफ्यूजन हो सकता है कि दोनों में से क्या लेना चाहिए क्या नहीं, लेकिन नाउन के प्लेस पे अफेक्ट तो इस्तेमाल होता नहीं है, हमेशा वर्ब की तरह यूज होता है।
तो यहाँ नाउन इस्तेमाल करना है तो इफेक्ट इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से अगला है सी ऑलवेज अफेक्ट्स इफेक्ट्स इलनेस व्हेन सी इज आस्क्ड टू स्टडी। देखो अफेक्ट का एक मतलब होता है बहाना बनाना, बहाना बनाना। अब जाके इसकी मीनिंग थोड़ा क्लियर होगी, ये भी याद रख लो कि प्रभाव के साथ साथ इसका मतलब बहाना करना भी होता है। तो सी ऑलवेज अफेक्ट इफेक्ट इलनेस व्हेन सी इज आस्क्ड टू स्टडी, वो हमेशा बहाना करती है बीमारी का जब भी उसे पढ़ने के लिए बोला जाता है। इस सेंटेंस की मीनिंग ये है, यहाँ जो अफेक्ट इस्तेमाल किया गया वो बहाना बनाने के सेंस में इस्तेमाल किया गया है। और सी ऑलवेज ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो है सब्जेक्ट यूनिट हो गया, ये सी सब्जेक्ट हो गया, ऑलवेज इसके लिए इस्तेमाल हुआ है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। सी ऑलवेज वर्ब की जगह इफेक्ट इस्तेमाल करोगे, अफेक्ट इस्तेमाल करोगे, अफेक्ट इस्तेमाल करोगे, इफेक्ट वर्ब की जगह इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है ना। बोथ बिल्डिंग वर इफेक्टेड अफेक्टेड बाय फायर, वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, वर्ब लेनी है तो ये लोगे नाउन के प्लेस पे इफेक्ट लेते हो। फादर्स एक्शन, पिता का जो एक्शन होता है इफेक्ट करता है, अफेक्ट करता है। वर्ब चाहिए आपको तो इफेक्ट हटाओ, अफेक्ट डालो, सेंटेंस सही हो जाएगा। तो इफेक्ट और अफेक्ट में एक चीज़ तो रट्टा मार के रख लो, वर्ब की जगह अफेक्ट लगाओगे और इफेक्ट लगाओगे किसकी जगह, जो है नाउन की जगह। बस इसको इतना ही याद रखो और ध्यान रखना कि हर साल किसी ना किसी सेट में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। अब इसके बाद कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं। मतलब प्री और मेंस अगर देने जा रहे हो तो कंडीशनल सेंटेंस आपको पूछा ही पूछा जाएगा। मतलब ऐसा कभी होगा ही नहीं कि कंडीशनल सेंटेंस पूछा ना जाए। 4 तरीके के कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं, बस वो सेंटेंस के फॉर्मूले याद रखने और बहुत आसान होते हैं, बहुत आसानी से क्रैक हो जाते हैं। चलो ये कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, इफ़ आई हैड रिमेंबर्ड दिस, अगर मैंने इसे याद रखा होता, इट विल हैव प्रिवेंटेड सम मिस्टेक्स, या फिर नो एरर। इफ़ आई हैड रिमेंबर्ड, अच्छा मैं मल्टीपल वो है, पहले मैं फॉर्मूला ही आपको सिखा देता हूँ जिसको डायरेक्ट देख के आप काम कर सकते हो। 4 तरीके का कंडीशनल होता है और ये पेयर कैसे बनाता है, सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर का पेयर बनता है। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर का पेयर बनता है, ये एक फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है V2 का, मतलब वर्ब V2 इस्तेमाल करेंगे और हेल्पिंग वर्ब, और जैसे ही V2 इस्तेमाल करेंगे इसके साथ हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। किसके साथ, इसके साथ वुड का इस्तेमाल करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में 2 सेक्शन होता है, एक सेक्शन में सिंपल प्रेजेंट, दूसरे सेक्शन में सिंपल फ्यूचर। एक सेक्शन में V2, दूसरे सेक्शन में वुड का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि हैड प्लस V3 का इस्तेमाल करते हैं, जो आपके एग्जाम में आता है। दूसरे सेक्शन में जो इस्तेमाल करते हैं वुड हैव प्लस V3 का इस्तेमाल करते हैं, ये याद रखना पड़ेगा। चौथा जो कंडीशनल होता है, मैं चौथा कंडीशनल इधर लिख देता हूँ, फॉर्मूला चाहो तो आप लिख लो। हम वर का इस्तेमाल करते हैं इमेजिनरी सेंटेंसेज में, वर का इस्तेमाल करते हैं। वर के साथ हम जो इस्तेमाल करते हैं वो वुड का इस्तेमाल करते हैं। ये एक साइड में होता है, ये दूसरे सेक्शन में होता है। अब जब भी आप कंडीशनल सेंटेंस देखोगे तो क्या होगा, वो कुछ कनेक्टर के माध्यम से जुड़ा होगा। जिस सेक्शन में कनेक्टर्स होता है उसको कंडीशनल क्लॉज बोलते हैं। तो ये जो सारे हैं ना, ये कंडीशनल क्लॉज में इस्तेमाल होते हैं, ये सारे के सारे कंडीशनल क्लॉज में इस्तेमाल होते हैं। ये जो कंडीशनल क्लॉज नहीं रहती है उसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं। इन एग्जाम्पल के थ्रू मैं इस चीज़ को यहीं सिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ आई हैड रिमेंबर्ड, तो इफ़ क्या है, आपका कनेक्टर है। ये क्या है, आपका कनेक्टर है जो कंडीशन लगाने के लिए डाला गया। इफ़ आई हैड रिमेंबर्ड, अगर मैंने याद रखा होता, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ हैड प्लस रिमेंबर्ड, मतलब ये आपका हैड है प्लस V3 है। 4 फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखिए। ये तीसरा वाला कंडीशनल है और तीसरा वाला कंडीशनल है तो इसके साथ मैंने क्या बताया, वुड हैव का इस्तेमाल होना चाहिए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इधर जाओगे तो विल का इस्तेमाल है, हैव का इस्तेमाल है और V3 का इस्तेमाल है, लेकिन हमारे फॉर्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए, वुड इस्तेमाल होना चाहिए। तो हम विल की जगह यहाँ पे क्या कर लेंगे, वुड इस्तेमाल कर लेंगे और सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इफ़ आई विल गो टू द आगरा, इफ़ आई विल गो टू द आगरा आई विल मीट हर, अगर मैं आगरा जाऊंगा तो मैं उससे मिलूंगा। तो इफ़ आई विल गो टू द आगरा आई विल मीट हर, ये आपका जो कंडीशनल है ये फर्स्ट कंडीशनल है, और जिसमें ये कंडीशनल क्लॉज होता है उस कंडीशनल क्लॉज में हम सिंपल प्रेजेंट रखते हैं, और सिंपल प्रेजेंट रखने के लिए आपको विल हटाना पड़ेगा। इफ़ आई गो टू द आगरा आई विल मीट हर, ये बन जाएगा आपका सिंपल प्रेजेंट, और अगला सेक्शन जो आपका बन जाएगा वो सिंपल फ्यूचर बन जाएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना होता है कि कंडीशनल क्लॉज में कभी भी विल और शैल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कंडीशनल क्लॉज में कभी भी विल और शैल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखो, इफ़ ही विल गो द लाइब्रेरी ही विल ब्रिंग दैट बुक,
इफ़ ही विल गो टू द लाइब्रेरी, यहाँ टू मिसिंग, ही गो टू द लाइब्रेरी, ही विल ब्रिंग दैट बुक, वो किताब लेके आएगा। ये है कंडीशनल क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज में विल नहीं लगाते, और विल नहीं लगाओगे तो आपको सिंपल प्रेजेंट बनाना पड़ेगा, तो गो का गोज हो जाएगा। इफ़ ही गोज टू द लाइब्रेरी ही विल ब्रिंग दैट बुक, वो किताब लेके आएगा। ये सिंपल प्रेजेंट हो गया, ये सिंपल फ्यूचर हो गया। इसी तरीके से इफ़ आई हैड मनी, ये हैड जो है अगर मेरे पास पैसा होता, तो हैज़ का V2 फॉर्म है, ये इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, ये हैज़ का V2 फॉर्म है। इसका मतलब है ये V2 है, कंडीशनल नंबर हमारा सेकंड आएगा, V2 के साथ हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो आई वुड हैव बॉट दैट कार, तो आई वुड हैव, वुड इस्तेमाल करेंगे पर हैव इस्तेमाल नहीं करेंगे, और वुड के साथ जो होता है वो V1 इस्तेमाल होता है, ये मॉडल होता है। तो इफ आई हैड मनी आई वुड बाई दैट कार, आई वुड बाई दैट कार, ये सही होगा आपका। इसी तरीके से अगला है आई वुड इंजॉय दैट पार्टी, आई वुड इंजॉय दैट पार्टी इफ आई हैड बीन प्रेजेंट देयर, इफ आई हैड बीन प्रेजेंट देयर। ये देख रहे हो कंडीशनल क्लॉज अब इधर साइड में दिया हुआ है, कंडीशनल क्लॉज इधर साइड में है, ये हैड है, बी का थर्ड फॉर्म बीन है, तो ये आपका हैड प्लस V3 दिया है। इसका मतलब है कि आपका जो ये कंडीशनल है वो थर्ड कंडीशनल है, तो आप यहाँ पे वुड हैव इंजॉयड लगाओगे। क्या लगाओगे? वुड हैव इंजॉयड दैट पार्टी, तब आपका जो फॉर्मूला है वो फिट बैठ पाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इफ आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर आई वुड हैव इराडिकेटेड द करप्शन। तो ये जो फोर्थ कंडीशनल होता है वो हमें ध्यान रखना होता है, सब्जेक्ट कुछ भी हो, हम जो वर्ब इस्तेमाल करते हैं कंडीशनल क्लॉज में वो हमेशा वर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो वॉज इस्तेमाल है वो गलत है। अगर मैं प्रधानमंत्री होता, ये तो इमेजिन कर रहे हो, तो इमेजिनरी कंडीशन में हम क्या काम करते हैं, सिर्फ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड हैव इराडिकेटेड द करप्शन, यहाँ पे हम वुड के साथ हैव इस्तेमाल नहीं करते, वुड इस्तेमाल करते हैं। और इराडिकेट करोगे आप, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, वुड के साथ V1 इस्तेमाल होगा, तो इराडिकेट द करप्शन। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं करप्शन को ख़त्म कर देता, ऐसा सेंटेंस कहना चाह रहा है। तो ये चार तरीके के कंडीशनल होते हैं, ये कंडीशनल आप रिवाइज कर लो। कंडीशनल चैप्टर सबसे आसान, सबसे सस्ता होता है, यही चार फार्मूले आते हैं, ठीक है। और इसमें थोड़ा इन्वर्जन का इस्तेमाल होता है, और कंडीशनल चैप्टर में आने वाले रूल्स में मैं वो भी कवर कर लूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ ये चार के चारे फार्मूले आपकी जुबान पे हो। बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर बार क्वेश्चन आते हैं, और बहुत आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन गलत हो जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि बहुत बड़ा ब्लंडर करके आ गए हो आप एग्जाम में। एक और बहुत सही और सटीक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, बहुत सही बहुत सटीक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, और ये हम रूल नंबर 9 में कवर कर रहे हैं। देखो, अगर बोर हो रहे होगे तो मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा यार, मेंस का समय बड़ा कीमती होता है, इतना कीमती होता है कि आप ना कहानियाँ मत सुनो मेरे से, इसीलिए मैं लाइव सेशंस नहीं ले रहा हूँ। लाइव सेशन ना लेने का मेन रीज़न यही है कि जो क्लास मैं अभी 40 मिनट में डिलीवर कर दूंगा ना, लाइव सेशन में यही 1.5 घंटे में कवर होगा, और मेंस के समय बहुत कीमती होता है। फटाफट इन रूल्स को आप रिवाइज कर सकते हो। एक आपने वर्ब पढ़ा होगा, वर्ब चैप्टर से बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। लाई का मतलब जानते हो, लाई का मतलब झूठ बोलना होता है, और ये जो वर्ब होता है इसका V2 फॉर्म होता है लाई, लाइड, लाइट, ठीक है ना। एक और वर्ब होता है जिसका मतलब होता है लाई, और इसका जो फॉर्म होता है V2 फॉर्म ले होता है और लेन होता है। और एक और होता है जिसका V1 फॉर्म ले होता है और इसका V2 फॉर्म लेड होता है और लेड होता है। अब देख रहे हो ये जो वर्ब है ना, ये वर्ब बहुत कंफ्यूज करते हैं, और एग्ज़ाम में ना इनसे हर साल भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ज़रा मैं साइड हटता हूँ और ज़रा आप स्क्रीन पे इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक है ना। आप इसे पॉज करके भी देख सकते थे, लेकिन मैंने जानबूझ के जो है इसे वो कर रखा है ताकि आप इसे देख पाओ, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूँ आपने इसे देख लिया होगा, और मैं इसके एक्सप्लेनेशन पे चलता हूँ, और एक्सप्लेनेशन में मैं आपको ये समझाता हूँ कि इन रूल्स को कैसे इस चीज़ को देखते हैं, क्योंकि ये बहुत मतलब अगर पूछोगे कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आया हुआ है, ठीक है ना। और इसको हमारी क्लास के पहले हमारे एक पुराने इंग्लिश के टीचर थे जिन्होंने अपनी क्लासेस में कवर भी किया हुआ है जो है, ठीक है ना। तो जैसे मैं ये वाला सेक्शन बताऊँ, ये वाला आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ये होता है ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ये होता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और ये होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ये दो कैटेगरी होता है, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब की, एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब की। मैं हट जा रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ। और अगर मैं रूल्स की बात करूँ ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब की, ट्रांजिटिव वर्ब की और इंट्रांजिटिव वर्ब की अगर मैं बात करूँ तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है ट्रांसफ़र, मतलब जो सब्जेक्ट के एक्शन को ट्रांसफ़र करे उसको ट्रांजिटिव वर्ब करते हैं। और इसका ग्रामर में सिर्फ इतना ही मतलब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब अपना जो सब्जेक्ट का एक्शन होता है वो ट्रांसफ़र करता है। तो ट्रांसफ़र करने के लिए कोई होना चाहिए, वो कोई होता कौन है?
मैंने मान लो थप्पड़ मार दिया, किसको थप्पड़ मार दिया, मतलब मैं एक्शन कर रहा हूँ और वो एक्शन ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब किसी के तो ऊपर थप्पड़ लगेगा ना, तो वो ऑब्जेक्ट चाहिए। एक्शन का इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है कि इसके बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। और इनट्रांजिटिव इसके जस्ट रिवर्सल होता है कि इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है। तो इन क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एक तो इनकी मीनिंग समझ के और दूसरा जो है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब समझ के। पहले मैं ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव से बताता हूँ, फिर मैं मीनिंग के हिसाब से बताता हूँ। जैसे मैंने बोला कि जो लाई ले लेन है, लाई ले लेन है, इसका मतलब क्या हो गया, लाई ले लेन का मतलब हो गया ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। मतलब अगर सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो आप ये इस्तेमाल करोगे, अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो आप ये इस्तेमाल करोगे, अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो आप ये इस्तेमाल करोगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो ये इस्तेमाल करोगे। अब सेंटेंस में जहाँ जहाँ ये लाई दिया हुआ है आप देखो, और बात होती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। जब हम बात करते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो आपको ये देखना होता है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं वो अपने पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी नहीं लेते, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं। जैसे इस सेंटेंस को देखो, द बॉय लेड इन द शेल्टर फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर समबडी केम रेस्क्यू। अब यहाँ पे इस लेड के बाद आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन ये है क्या, आप इन द शेल्टर लिखा हुआ है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, पहले प्रीपोजिशन लगा हुआ है, फिर प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, ये पूरा लगा हुआ है। लेकिन चाहिए कि आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिसिंग है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिसिंग है। और अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो यहाँ पे कौन सा वर्ब होना चाहिए, ट्रांजिटिव है इनट्रांजिटिव, इसका मतलब हो गया इनट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए। अगर ये इनट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए तो जो मैंने अभी आपको सिखाया कि इनट्रांजिटिव वर्ब कौन सा होता है, लाई ले लेन होता है, और लेड इस्तेमाल किया मतलब V2 इस्तेमाल किया है, तो आपको लेड की जगह क्या इस्तेमाल करना होगा, ले इस्तेमाल करना होगा। द बॉय ले इन द शेल्टर फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर समबडी केम रेस्क्यू। अब जब हम यहां बात करते हैं लाई ले लेन की, इसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लेटना। हिंदी से अगर इसको समझना चाहोगे तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लेटना बोलते हैं इसको। जब आप ऐसे लेट जाते हो तो उसको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट बोलते हैं। अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे, सामान जैसे बैग रखा है नीचे रख दिया, तो इसका मतलब होता है रखना, ऊपर से नीचे हॉरिजॉन्टली रखना जो है, इसका मतलब होता है ले लेड लेन का, इसका मतलब होता है रखना, वर्टिकली रख देना कोई चीज़। तो ये वर्टिकली जाता है और ये हॉरिजॉन्टली जाता है, ये वाला हॉरिजॉन्टली जाता है, ये वाला वर्टिकली जाता है। मोशन के हिसाब से अगर इसे देखना चाहो तो भी समझ सकते हो। सबसे ज़्यादा आसानी तरीके से ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब से इसे समझा जा सकता है अगर आप ऑब्जेक्ट पहचान पाओ। नीचे चलो हम दोनों तरफ से इसको समझाते हैं कि कैसे समझते हो, ठीक है ना। द मैन ले द बैग, यहाँ पे आप देखोगे ले के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या है, ये है ऑब्जेक्ट, मतलब ये क्या चाहिए, ये आपको ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। ऑब्जेक्ट है तो मतलब ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए, और ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए तो ले लेड लेड होना चाहिए, ले लेड लेड, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। अब यहाँ आपको देखना है V1 चाहिए या V2 चाहिए, एक्चुअली यहाँ पे V2 चाहिए। द मैन ले, या तो फिर लेज होता, SEIS फॉर्म होता है, SEIS नहीं है, इसका मतलब V2 लगाया गया है, तो यहाँ पे ले की जगह क्या होना चाहिए, लेड होना चाहिए। द मैन लेड द बैग, अब इसने क्या किया, हॉरिजॉन्टली नीचे रखा, हॉरिजॉन्टली मोशन में नीचे रखा अपना बैग, एंड लेड ऑन द ग्राउंड, और जमीन पे लेट गया, और जमीन पे लेट गया। अब ये जो है हॉरिजॉन्टल मोशन की बात हो रही है, और यहाँ पे देखो इनट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, और इनट्रांजिटिव वर्ब चाहिए तो आप देखोगे तो आपका ये वाला कैटेगरी आएगा, ले वाला कैटेगरी आएगा। लाई ले लेन ये आपका इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। या फिर अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये किस तरीके का जो है मोशन है, ये मोशन आपका हॉरिजॉन्टल मोशन है, ये वर्टिकल मोशन था, ये हॉरिजॉन्टल मोशन है। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात समझ पा रहे हो। कुछ और एग्जाम्पल है नीचे, एक एग्जाम्पल से इसी बात को दोबारा से देखते हैं, इसको समझते हैं। अब लिखा है लाई द गन डाउन, अब लिखा है लाई द गन डाउन, जमीन पे नीचे रख दो। अगर नीचे रखना है तो आपको नहीं लगता है कि ले, ये वाला नीचे वाला जो है ये नीचे रखना है, और लाई द गन नीचे रखने की बात हो रही है, ये है ऑब्जेक्ट डायरेक्ट दिया हुआ है, तो ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, और ट्रांजिटिव वर्ब की बात करें तो ले लेड लेड होता है। तो यहाँ पे अगर V1 चाहिए तो लाई की जगह क्या होना चाहिए, ले द गन डाउन एंड ले ऑन द ग्राउंड, फिर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लेने की बात हो रही है। तो जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन की बात करेगी तो हमने यहाँ पे इस्तेमाल देखो क्या किया है, V1 इस्तेमाल किया है, ले द गन डाउन एंड ले ऑन द ग्राउंड। अब ले कैसे करोगे यार, V2 हो गया, अपन हम इसको प्रेजेंट में रख रहे हैं तो ले तो यहाँ पे गलत हो गया, ले ऑन द ग्राउंड, और आपको इंट्रांजिटिव लाई ऑन द ग्राउंड, लाई ऑन द ग्राउंड।
अब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। और आपको क्या चाहिए, इंट्रांजिटिव वर्ब, और इंट्रांजिटिव वर्ब लाई ले लेन है, और यहाँ पे V1 चाहिए, V2 नहीं चाहिए, यहाँ पे V1 चाहिए, V2 नहीं चाहिए। फिर द मैन हैज लेन मच स्ट्रेस ऑन दिस मैटर, द मैन हैज लेन मच स्ट्रेस। अब यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे अगर देखोगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हो तो लाई ले लेन नहीं रखना है, तो हैज के बाद आपको V3 चाहिए, तो आपको लेट चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। क्या चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। समझ में आई बात। इसके बाद अगर मैं बात करूं आई शैल गो होम एंड ले फॉर ए वाइल, अगर जब हम बात कर रहे हैं ले की, आई शैल गो होम एंड ले फॉर ए वाइल, ले हमारा क्या है, ले हमारा क्या है, यहां पे देखना और यहां पे देखना, ये दो ले है, कंफ्यूजन हो रहा होगा। पहले आपको समझना पड़ेगा यहाँ V1 चाहिए या फिर यहाँ पे V1 चाहिए या फिर आपको V2 चाहिए। और दूसरा चीज़ है ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए या इंट्रांजिटिव चाहिए, क्योंकि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ये वाला तो चाहिए नहीं, ले1 चाहिए नहीं। अब चाहिए आपको इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब में आपको देखना पड़ेगा आई शैल गो होम एंड लाई फॉर ए वाइल, क्या होना चाहिए, V1 चाहिए। हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, पास्ट में बात नहीं कर रहे हैं, तो हमें V2 नहीं चाहिए, लाई फॉर ए वाइल। द लॉन्स आर लेन विद द वेलवेट ग्रास, जो लॉन्स है आर लेन, और फिर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। जब प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो आपको क्या चाहिए, लाई ले लेन, आपको इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। द लॉन्स आर लेन विथ वेलवेट ग्रास, जो लॉन है वो लेन किया गया है विथ वेलवेट ग्रास। अब इस सेंटेंस को जरा आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि ये अपने आप में सही है, इसको रिप्लेस करने है या फिर कुछ और। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन में सेंटेंस सही है या इसको बदलना है, और बदलना है तो क्या लिखना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ऊपर से नीचे जो है सब क्लियर हो गया। मैं एक बार फिर से इस चीज़ को दोबारा साफ से लिख देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। हम बात करते लाई की, हम बात करते ले की, हम बात करते लेन की, और इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। और जैसे इंट्रांजिटिव वर्ब बोला, इसका मतलब है कि इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। फिर हमने बात किया ले की, फिर हमने बात किया लीड की, और फिर बात किया लीड की। ठीक है, ये हमने बोला क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। और मैंने बोला क्या कि इसके बाद ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम, और यहाँ नहीं होना है। अगर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है इसका मतलब है ये लगाएंगे, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसका मतलब ये लगाएंगे। सेंटेंस सबसे ज़्यादा आसानी से इसी से सॉल्व किया जाता है, और बहुत आसानी से हम एग्जाम में इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। मैं जब इसे सॉल्व करता था तो मैं इसे मीनिंग से सॉल्व करता था। सिंपल सी बात, मैंने ये डिसाइड कर रखा था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करता था, और मैं बहुत आसानी से सॉल्व कर लेता था। लेकिन बाद में अपनी तैयारी के बाद जब ये मैंने देखा ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का जो कंसेप्ट है, तो अगर मुझे डायरेक्ट और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर है तो ज़्यादा आसान यही था, डायरेक्ट और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के फंडे से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। और आज के दिन का आखिरी रूल कवर करेंगे हम लोग, ये है एग्जेक्टिव का एक कंसेप्ट है, रिलेटिव इंक्रीज और रिलेटिव डिक्रीज का कंसेप्ट। आइडली हमको एक बात पता होता है कि हम जब कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, जब पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, और जब सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं एग्जेक्टिव के चैप्टर में, तो एक कंसेप्ट अपने को ये पता रहता है, पॉजिटिव डिग्री हम एज के साथ इस्तेमाल करते हैं या सो एज के साथ इस्तेमाल करते हैं। ये फंडा पढ़ते हैं अपन। कंपैरेटिव डिग्री में हम ER और देन का इस्तेमाल करते हैं, ये हम पढ़ के आते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं, ये हमने वहाँ पे पढ़ा होता है। एक कंसेप्ट ये है कि जब हम रिलेटिव इंक्रीज या रिलेटिव डिग्रीज की बात करेंगे, मतलब एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है, एक चीज़ के घटने से दूसरी चीज़ घट रही है, तो पैरेलल अगर मूवमेंट हो रहा है, बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़ रहा है, एक घट रहा है दूसरा भी घट रहा है, ठीक है ना, तो ऐसे केस में हम बोलते हैं इसको रिलेटिव इंक्रीज या रिलेटिव डिग्री कंसेप्ट एग्जेक्टिव के चैप्टर में। इस केस में हम द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। बस इतना ही सिंपल सा फॉर्मूला है, और मल्टीपल एग्जाम्पल लिए बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगा, और ये बहुत फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे द मोर टाइम यू टेक बेटर द असाइनमेंट यू टर्न इन, मतलब जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तुम टाइम लोगे उतना ही बेहतर असाइनमेंट तुम्हारा निकल के बाहर आएगा। तो पैरेलल बात हो रही ना, ज़्यादा टाइम लगाओगे ज़्यादा बेहतर असाइनमेंट होगा, कम टाइम लगाओगे कम होगा, तो रिलेटिव काम हो रहा है, मतलब एक के करने से दूसरा भी इंप्रूव हो रहा है, एक के ना करने से दूसरा भी इंप्रूव नहीं हो रहा है, इस तरीके का कंसेप्ट है इसमें। तो जब बात होती है तो यहाँ पे देखो द के साथ कंपैरेटिव, मोर किस में आता है, कंपैरेटिव डिग्री में। तो
इसको जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, ये दोनों के पहले हम द प्लस कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। द मोर टाइम यू टेक द बेटर द असाइनमेंट योर टर्निंग। तो बेटर आपका कंपैरेटिव डिग्री, इसके पहले भी आर्टिकल द आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। कुछ एग्जांपल और है आपको समझने के लिए। द हायर यू गो द कूलर यू फील। द हायर यू गो द कूलर यू फील। जितना ऊपर जाओगे उतना ही ठंडा महसूस करोगे। तो जैसे जैसे आप ऊपर चले जाओगे उतना ही उतना ठंडा महसूस करते जाओगे। तो एक एक्शन के रिलेटिव दूसरा एक्शन भी हो रहा है। इसी तरीके से द मोर ही अर्न्स, जितना वो ज्यादा कमाएगा, द मोर ही स्पेंड, उतना ही ज्यादा वो स्पेंड करेगा। तो यहाँ पे द के साथ मोर लिया है, जितना वो ज्यादा कमाएगा उतना ही ज्यादा खर्च करेगा। तो यहाँ पे भी द मोर लगाया हुआ हमने। तो ये आर्टिकल द के साथ कंपैरेटिव डिग्री है और फिर आर्टिकल द के साथ कंपैरेटिव डिग्री है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे तीसरा क्वेश्चन देखो, द लिटिल यू वरी द गुड यू फील। द लिटिल यू वरी द गुड यू फील। अब यहाँ पे लिटिल की बात करी, ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। जितना ज़्यादा तुम जो है द लिटिल यू वरी, जितना कम तुम परेशान होगे उतना ही अच्छा महसूस करोगे। और गुड भी आपका कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। तो यहाँ पे दोनों कंपैरेटिव, लिटिल का अगर कंपैरेटिव डिग्री बात करें तो लेस होगा। द लेस यू वरी द बेटर यू फील। गुड की जगह क्या होना चाहिए? बेटर होना चाहिए, बेटर होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको समझना है। इनमें से कोई भी एक जो है कंपैरेटिव डिग्री हटा सकता था या आर्टिकल द हटा सकता था। जैसे नीचे वाला एग्जांपल में देखो, द हार्डर वन वर्क्स, जितना ज़्यादा कोई काम करता है, सो स्ट्रॉन्गर वन बिकम्स, उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रांग होने लगता है। सेंस के हिसाब से मीनिंग तो निकल जा रही है, लेकिन अगर रूल देखोगे तो सो की जगह क्या आना चाहिए? आर्टिकल द आना चाहिए। द हार्डर वन वर्क्स द स्ट्रॉन्गर वन बिकम्स, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आदमी मेहनत करता है उतना ही स्ट्रॉन्गर होता जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा रूल है, रूल नंबर 20 में मैं आपको समझा पाया होगा। तो जब भी रिलेटिव इंक्रीज या रिलेटिव डिक्रीज की बात होती है, हमेशा याद रखिए कि दोनों कंपोनेंट के साथ द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं तो सावधानी वाइसा वर्सा याद रखनी चाहिए कि रिलेटिव इंक्रीज या रिलेटिव डिक्रीज का डिस्कशन हो रहा हो। और मैं उम्मीद करता हूँ एग्जेक्टिव के सारे कंसेप्ट आपको ऑलरेडी अच्छे से क्लियर होंगे। अगर नहीं भी क्लियर हैं, इस सीरीज़ को गो थ्रू करो। मैं मिसलेनियस सेक्शन से क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये है कि जिन पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, उस सेक्शंस को सबसे पहले कवर किया जाए। बाद वाले सेक्शन को फिर धीरे धीरे अपन लोग कवर करेंगे। तो आज की क्लास में हम इसको यहीं तक रहना देना चाहते हैं जो है। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, एक लाइक का बटन दबाइएगा और नीचे अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक और सलाह आप लोगों को देना चाहता हूँ। अगर आप एसएससी सीजीएल 2024-25 की तैयारी कर रहे हैं और आप ढूंढ रहे हैं कोई सही, वेल डिजाइंड, वेल स्ट्रक्चर्ड, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स और बहुत मिनिमल कॉस्ट पे, तो आप माई पाठशाला एप्लीकेशन को विजिट कीजिए। उसके बैच सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको सीजीएल का, सीपीओ का, सीएचएसएल का, एमटीएस का अलग अलग बैचेज मिलेगा, जिसमें मैथ के, अर्थमेटिक और एडवांस का सेक्शन पूरा कवर है, प्रैक्टिस सेक्शन पूरा कवर है, पूरे असाइनमेंट्स है वहाँ पे, पूरा प्रैक्टिस के लिए क्विजेज है, पूरा प्रीवियस ईयर का सेक्शन कंपाइल है, सेम ऐसे इंग्लिश में है, सेम ऐसे रीजनिंग में है, सेम ऐसे जीएस के सेक्शन में है, प्री का भी है, मेंस का भी है। सब अपने आप में वेल डिजाइन, स्ट्रक्चर्ड पूरा कंप्लीट कोर्स है। उस कोर्स का फ़ायदा उठा के जो है आप अपनी तैयारी, अपनी बेसिक फाउंडेशन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड कर सकते हो एसएससी की। और उसके बाद आप भी, जैसे हम लोग सेलेक्ट होके आए हैं, वैसे आप भी सेलेक्ट हो सकते हो। आप भी वर्दी पहन के, फ़ोटो खिंचा के और बहुत सारे यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करके खुद को भी खुशी दे सकते हो, अपने घर वालों को भी खुशी दे सकते हो। तो आज के लिए मैं इतना ही छोड़ता हूँ। अगले लेक्चर में वापस कल रात को 9 बजे मिलूँगा अपने लेक्चर नंबर 05 के साथ।